दोस्तों, आज कोठारी हाउस के आंगन में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले का था। क्योंकि जिस घर की नींव प्यार और संस्कारों पर रखी गई थी, आज उसी घर की दीवारों पर नीलामी का पोस्टर लगा दिया गया था। नीलामी की वो तारीख जिसका डर घर के बड़े बुजुर्गों को था, वो मनहूस घड़ी आ चुकी थी और पूरे शहर के बड़े बड़े रईस, जमीन के दलाल और कोठारी खानदान के दुश्मन गिद्धों की तरह उस आलीशान हवेली के हॉल में जमा थे। मैं, आपकी अपनी मनीषा, आज सुबह जब फिल्म सिटी में अपने काम के लिए पहुंची तो वहां के माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। क्योंकि जिस सेट पर कोठारी हाउस का ये ड्रामा शूट हो रहा था, वहां की हवा में भी तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। और चूंकि मैं यहीं फिल्म सिटी में काम करती हूं, तो मुझे स्क्रिप्ट के वो पन्ने पढ़ने को मिले जो अभी तक दुनिया की नज़रों से छिपे हुए थे। कहानी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां बुराई की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि कोठारी परिवार के सबसे चालाक और लालची बेटे विक्रम और उसकी पत्नी मोहिनी ने ऐसी चाल चली थी कि पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। हॉल के बीचों बीच रखा वो पुराना झूमर आज भी उतनी ही शान से चमक रहा था, लेकिन उसके नीचे बैठे लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, सिवाय विक्रम के, जो अपने वकील के साथ बैठा बार बार घड़ी देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो हथौड़ा मेज पर पटका जाएगा और ये पुश्तैनी हवेली हमेशा के लिए उसके नाम हो जाएगी या फिर बेच दी जाएगी। वहां मौजूद हर शख्स को यही लग रहा था कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि कोठारी खानदान की असली वारिस, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, उसकी तो कोई खबर ही नहीं थी। नीलामी शुरू हुई और बोली लगाने वालों ने कोठारी हाउस की कीमत लगानी शुरू कर दी। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। कीमतें आसमान छू रही थी और विक्रम के चेहरे की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता और अपने भाइयों को धोखे से जो कागजात साइन करवाए थे, आज उसकी मेहनत रंग ला रही है। घर की बूढ़ी दादी एक कोने में बैठी अपनी नम आंखों से उस घर को देख रही थी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहां उनके बच्चों की किलकारियां गूंजी थीं। आज वो घर ईंट और पत्थर के ढेर के भाव बिक रहा था। माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद नौकरों के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन पैसे और पावर के नशे में चूर विक्रम और मोहिनी को किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस नोटों की गड्डी और अपनी झूठी शान में मस्त थे। मनीषा रिव्यू चैनल पर मैं आपको हमेशा अंदर की खबर देती हूँ और आज भी वही बता रही हूँ कि जैसे ही ऑक्शनर ने कहा 100 करोड़, एक बार हॉल के दरवाजे पर एक तेज आंधी जैसी हवा का झोंका आया। सबकी गर्दनें दरवाजे की तरफ घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस धूल उड़ रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा कि नीलामी रोको मत, ये हवा भी जानती है कि आज मेरा दिन है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हवा उसकी बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है। ऑक्शनर ने फिर से अपना हथौड़ा उठाया और कहा 100 करोड़, 2 बार। और तभी बाहर एक महंगी विदेशी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। टायरों की वो चीख जो सन्नाटे को चीरती हुई कानों तक पहुंची। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने कई ड्रामा देखे हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और पहले एक पैर बाहर आया। वो सैंडल, वो अंदाज, वो तेवर, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम के माथे पर पसीने की पहली बूंद छलकी, क्योंकि उसे लगा कि उसने जिसे रास्ते से हटा दिया था वो वापस कैसे आ सकती है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करने लगे। क्या वो पुलिस है? क्या वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है? या फिर कोई ऐसा जिसका नाता इस घर की हर एक ईंट से है? तभी उस शख्स की एंट्री हुई। चेहरे पर एक बड़ा सा काला चश्मा, बदन पर मॉडर्न लेकिन शाही लिबास और चाल में ऐसी हुकूमत जैसे वो किसी महल की रानी हो। उसने हॉल में कदम रखा और उसके हील्स की खटखट की आवाज ने ऑक्शनर की बोलती बंद कर दी। मोहिनी, जो अब तक अपनी साड़ी का पल्लू घुमाते हुए इतरा रही थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो औरत सीधे चलते हुए बीच हॉल में आई। उसने एक बार भी विक्रम या मोहिनी की तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधे उस झूमर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो वहां मौजूद हर शख्स के मुंह से एक ही आवाज निकली, ये तो, जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि कोठारी खानदान की वो बहू थी जिसे विक्रम ने एक्सीडेंट का ड्रामा करके दुनिया की नज़रों में मार दिया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, क्योंकि वो सिर्फ वापस नहीं आई थी, बल्कि एक नए अवतार में आई थी। वो अब वो पुरानी डरी सहनी हुई बहू नहीं थी जो घर के कोने में रोती रहती थी।
उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और आंखों में प्रतिशोध की आग। उसने बिना कुछ बोले ऑक्शनर की तरफ इशारा किया और अपने वकील को आगे कर दिया। वकील ने जो दस्तावेज मेज पर पटके, उसकी आवाज़ हथौड़े की आवाज़ से भी ज्यादा तेज थी। विक्रम चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी। लेकिन उसने विक्रम की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो और बड़े ही शांत लेकिन कड़क लहजे में कहा, नीलामी तो होगी विक्रम, जरूर होगी, लेकिन घर की नहीं, तेरे घमंड की। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे पता चला है कि इस किरदार की वापसी के लिए मेकर्स ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। उसने वहां सबके सामने ऐलान किया कि ये घर बिक नहीं रहा है, बल्कि इसे खरीदने वाला कोई और नहीं, वो खुद है। लेकिन सवाल ये था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो इतने सालों तक कहाँ थी, और सबसे बड़ी बात, क्या वो वाकई में वही है या फिर उसकी हमशक्ल है जिसे किसी और मकसद से यहाँ भेजा गया है। विक्रम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे या मुकाबला करे। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। उसने कहा कि ये औरत फ्रॉड है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, वो तो मर चुकी है, मैंने खुद उसका अंतिम संस्कार। और यहीं पर विक्रम की जुबान फिसल गई। उसने गुस्से में वो सच उगल दिया जो वो इतने सालों से छिपा रहा था। मैंने खुद कहते कहते वो रुक गया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। असली मालकिन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, पूरा बोलो विक्रम, रुक क्यों गए? तुमने खुद क्या किया था? मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे या मुझे खाई में ढकेला था? हॉल में मौजूद मीडिया वाले जो इस हाई प्रोफाइल नीलामी को कवर करने आए थे, उन्होंने अपने कैमरे विक्रम की तरफ घुमा दिए। मामला अब सिर्फ घर की नीलामी का नहीं था, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री और एक बड़े खुलासे का बन चुका था। कोठारी हाउस की दीवारें जो अब तक खामोश थीं, आज गवाह बन रही थीं एक ऐसे इंसाफ की जो कुदरत खुद करने आई थी। असली मालकिन ने फिर ब्रीफकेस खोला। उसमें नोट नहीं थे, बल्कि उसमें वो सबूत थे जो विक्रम की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे। लेकिन विक्रम भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने गुंडों को इशारा कर दिया। हॉल के बाहर खड़े बाउंसरों ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। माहौल एकदम से बदल गया। जहां अभी तक कानूनी लड़ाई चल रही थी, वहां अब शारीरिक बल का प्रयोग होने वाला था। मैं आपकी मनीषा ये सब देखकर हैरान थी कि कैसे एक औरत अकेले इतने सारे भेड़ियों के बीच खड़ी थी, बिना डरे, बिना पीछे हटे। क्या उसे पता था कि विक्रम ऐसा कुछ करेगा, या फिर उसकी तैयारी विक्रम की सोच से भी 4 कदम आगे थी? लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी धड़कनें रोक दीं। वो मालकिन जिसके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था, उसने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी में डर नहीं, बल्कि विजय का नाद था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, विक्रम, वक्त देखो, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गए। छन छन की उस आवाज ने विक्रम और उसके गुंडों को चौंका दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रस्सियों के सहारे कमांडो स्टाइल में पुलिस फोर्स हॉल के अंदर कूद पड़ी। ये नज़ारा देखकर मुझे फिल्म सिटी के वो स्टंट याद आ गए जो हम सेट्स पर देखते हैं। लेकिन यहाँ कोई कट या रीटेक नहीं था, ये असली पुलिस थी और ये असली एक्शन था। विक्रम के गुंडे जो अभी तक शेर बन रहे थे, पुलिस की बंदूकों को अपनी तरफ तना देखकर भीगी बिल्ली बन गए। असल में कोठारी खानदान की उस बहू ने ये पूरी नीलामी सिर्फ एक जाल के तौर पर बिछाई थी। वो जानती थी कि अगर वो सीधे पुलिस के पास जाती तो शायद सबूतों की कमी के कारण विक्रम छूट जाता। इसलिए उसने उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। उसने अपने वकील के हाथ से वो ब्रीफकेस लिया और उसे सबके सामने खोल दिया। उसमें से एक पेन ड्राइव और कुछ पुराने दस्तावेज निकले। उसने वहां मौजूद मीडिया और पुलिस कमिश्नर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेन ड्राइव में वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो उस मैकेनिक ने बनाई थी जिसे विक्रम ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए पैसे दिए थे। वो मैकेनिक गवाही देने के लिए जिंदा है और बाहर पुलिस की वैन में बैठा है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस राज को वो दफन समझ रहा था, वो आज उसी के घर में उसी की नीलामी के बीच चीख चीख कर गवाही दे रहा था। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। मोहिनी जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, उसने पलटी मारी। जैसे ही उसने देखा कि जहाज डूब रहा है, उसने खुद को बचाने के लिए विक्रम पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाई, साहब, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब विक्रम का किया धरा है, इसने मुझे मजबूर किया था, मैं तो निर्दोष हूँ। ये देखकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी, क्योंकि फिल्म सिटी में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे लोग किरदार बदलते हैं, लेकिन मोहिनी ने तो गिरगिट को भी मात दे दी थी। विक्रम ने गुस्से में मोहिनी का गला पकड़ने की कोशिश की। धोखेबाज औरत, तूने ही तो मुझे उकसाया था।
दोनों के बीच की ये हाथापाई और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना वहां मौजूद समाज के लोगों के लिए एक तमाशा बन गया था। कोठारी खानदान की इज्जत, जिसे ये दोनों नीलाम करने चले थे, आज इन्हीं दोनों की वजह से तार-तार हो रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि गंदगी साफ हो रही थी। पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर विक्रम और मोहिनी के हाथों में हथकड़ियां डाल दीं। वो लोहे की खनक पूरे हॉल में गूंज उठी। विक्रम, जो कुछ देर पहले तक इस घर का मालिक बनने का सपना देख रहा था, अब एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। असली मालकिन, कोठारी बहू, धीरे धीरे चलकर दादी के पास गईं। दादी, जो अब तक बुत बनी सब देख रही थीं, उनके कांपते हाथों ने अपनी बहू को छूकर देखा कि कहीं ये सपना तो नहीं। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बहू ने दादी के पैर छुए और कहा, माँ जी, जब तक मैं हूँ इस घर की एक ईंट भी कोई नहीं हिला सकता। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। दादी ने उसे गले लगा लिया और उस पल हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यहाँ तक कि वो पत्थर दिल नीलामी करने वाला ऑक्शनर भी भावुक हो गया और उसने अपना हथौड़ा पैक कर लिया। पुलिस विक्रम और मोहिनी को घसीटते हुए बाहर ले गई। बाहर मीडिया का हुजूम खड़ा था। कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी। कल के अखबारों की हेडलाइन तय हो चुकी थी। कोठारी हाउस की नीलामी, बनी अपराधियों की गिरफ्तारी। मैंने अपनी मनीषा रिव्यू चैनल के लिए वहीं खड़े होकर ये महसूस किया कि सच कभी छुपता नहीं है। फिल्म सिटी में हम कहानियां बनाते हैं, लेकिन भगवान की लिखी स्क्रिप्ट के आगे सब भेल है। कोठारी हाउस, जो आज सुबह तक बेगाना लग रहा था, शाम होते होते फिर से अपनों की चहल पहल से गुलजार हो गया। वो मनहूस बिकाऊ का बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया गया और उसकी जगह फिर से कोठारी निवास की नेम प्लेट चमकने लगी। तो दोस्तों, ये थी कोठारी हाउस की वो अनसुनी दास्तान जो दीवारों के पीछे दफन थी। लालच, धोखा और फिर न्याय की ये जंग हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं आपकी मनीषा फिल्म सिटी की खबरों और ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ फिर वापस आऊंगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग और ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, हर घर की एक कहानी होती है, बस उसे पढ़ने वाला चाहिए। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और रहस्य, किसी और रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सच का साथ कभी ना छोड़ें। जय हिंद।